हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज अपन फिर से मिलते हैं वही जहां हमेशा हम मिला करते थे, संस्कार भारती के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और अपन पढ़ रहे थे अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, जिसके अंदर अपन ने लास्ट क्लास जो ली थी, या अपनी जो लास्ट क्लास के अंदर जो अपन मिले थे और जिस मैटर पे अपन ने बात किया था वो था इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। यही था ना। ऑफ प्रोटोजोआ। तो इसके अंदर अपन ने देखा कि किस प्रकार से प्रोटोजोआ बेनिफिशियल के साथ साथ हार्मफुल भी होता है। ठीक है, कि किस प्रकार से ये डिजीज प्रोवाइड करवाता है। जैसे अपन बात करें सामान्यतः अपन प्रोटोजोआ की जब भी बात करते हैं तो प्रोटोजोआ की अपन जब भी बात करते हैं तो अपने पास एक ही इमेज ऊपर उभर के आती है। और अपन जब भी प्रोटोजोआ शब्द सुनते हैं तो अपने पास अनेक टाइप की डिजीज के नाम सुना ही देते हैं, जिसमें जो मोस्ट होता है वो होता है मलेरिया, और उसका जो कारण होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, अपन इनके वाहक को अच्छे तरह से जानते हैं, मॉस्किटो होता है। और मॉस्किटो के अंदर जो होती है वो फीमेल मॉस्किटो, मादा एनाफिलीज जिसे अपन कहते हैं। एनाफिलीज के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, यहां तक कि अपन प्रोटोजोआ शब्द को जानते हैं और अपना आगे भी जानते हैं कि अनेक प्रकार की डिजीज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और इसके अंदर पाए जाने वाले अलग अलग एनिमल जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी अलग अलग प्रकार की डिजीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिसमें से प्लाज्मोडियम एक मोस्ट प्रोटोजोआ है जो अपने अंदर सामान्यतः जनरली अपने को डिजीज उत्पन्न करता है अपने अंदर। इसीलिए अपन प्रोटोजोआ शब्द का जब भी सुनते हैं तो अपने पास एक इमेज उभर के आती है और वो इमेज होती है डिजीज की। ठीक है, लेकिन अपन ने जब इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को देखा तो अपन ने देखा कि ये कैसा होता है, बेनिफिशियल भी होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि बेनिफिशियल किस प्रकार से होता है। ये वाटर प्यूरिफिकेशन को काम में आता है। सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, और अपन ने और भी देखे थे कि किस प्रकार से ये जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको नष्ट करने के लिए भी उनको काम में लिया जाता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो होती है वो होती है पैरासाइट्स के रूप में भी प्रोटोजोआ को अपन यूज में लेते हैं। ये सभी अपन ने क्या देखा था, इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखे थे। ठीक है, जैसे कि ये किस प्रकार से पैरासाइट्स क्या होते हैं कि किसी इंसेक्ट को मारने के लिए जो किसी होस्ट का उपयोग किया जाता है, या किसी एनिमल का उपयोग किया जाता है, या किसी केमिकल का उपयोग किया जाता है, वो कहलाता है पैरासाइट्स। यानी कि किसी पैरासिटिज्म को खत्म करने के लिए या किसी ऐसे एनिमल्स को खत्म करने के, प्राणियों को खत्म करने के लिए, जीवों को, ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी रूप से किसी को हार्मफुल या हार्म करते हैं या उनको क्षति पहुंचाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए जिन केमिकल्स, जिन एनिमल्स या किसी पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के रूप में अपन इनको क्या करते हैं, इनको बायोलॉजिकली ट्रीट करके इनके अंदर, इनके जीन्स के अंदर चेंजेस करके इनको क्या करते हैं, उस एनिमल के अंदर डाल देते हैं जो
न किसी फसल को या किसी एनिमल को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि अपन बात करते हैं बेसिलस थ्रिंगेजेनेसिस, ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल पैरासिटिज्म होता है। ये एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, पैरासाइट्स का काम करता है। पैरासाइट्स का क्या, क्योंकि ये जो प्रकृति में किसी प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये उनके इंटेस्टाइन को डैमेज करके उन ऑर्गेनिज्मों के क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये पैरासाइट्स के रूप में इनको उपयुक्त किया जाता है। और ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या करते हैं, अपन इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखे थे। अब बात करते हैं अगली अपनी जो आज की क्लास है उसके अंदर अपन बात करते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स एंड कोरल्स। इकोनॉमिक importance of corals and coral reefs। आर्थिक महत्व, परवाल और परवाल विधियों का आर्थिक महत्व अपन बात करते हैं। परवाल एवं परवाल विधियों का आर्थिक महत्व, इसके अंदर अपन सेकेंड ईयर के अंदर जब पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कि जो सिलेंटेट्रा जो होता है, सिलेंटेट्रा जो फाइलम है उसके अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं। उनका बाह्य कंकाल कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट युक्त होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट अपन को अलग अलग टाइप से अपन उनको यूज में लेते हैं, जैसे कि चूने के रूप में इनका यूज लेते हैं। या अपन बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट की क्या पाई जाती है, बोन्स पाई जाती है और टीथ पाए जाते हैं। तो इनका भी एक आर्थिक महत्व होता है अपने जीवन के अंदर, टीथ का और बोन्स का भी। तो इसी प्रकार से जो कोरल रीफ्स के द्वारा जो कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य या एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन जो पाया जाता है वो भी क्या करता है कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस रखता है। इनको अलग अलग, जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर भी, सीमेंट बनाने के अंदर या भवन निर्माण के अंदर इनका उपयोग किया जाता है, इनसे बने पत्थरों का उपयोग किया जाता है। अब कोरल रीफ्स की अपन बात करते हैं तो ये पाया जाता है किसके अंदर, सी या ओशियन कोरल रीफ्स, समुद्रों के अंदर पाए जाने वाले कोरल रीफ्स होते हैं जो सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, बैरियर, फिंगरलिंग और अटोल। इस टाइप की, एक तो फिंगरलिंग होती है झालरदार, एक होती है बैरियर और एक होती है अटोल। ये सभी तीनों नाम जो होते हैं वो इनके आकृति और इनकी पाए जाने वाले क्षेत्रों के आधार पे होते हैं। फिंगरलिंग्स होते हैं ये तटों के पास पाई जाती है, बैरियर जो होती है ये तटों से आगे की तरफ फैली हुई होती है और इनके बीच में बहुत जगह होती है जिनको लेग्यून के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अपन बात करते हैं ये समुद्री किनारा है और ये आगे तक फैली हुई होती है, लेकिन इसके बीच में अब यहां से इधर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है बैरियर। ये बैरियर के रूप में उभरी हुई होती है और इनके बीच में जो जगह होती है उनको कहा जाता है लेग्यून। लेग्यून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जगह के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जगह होती है इस क्षेत्र में और यहाँ पे अच्छे से जहाज या जलयान आराम से चल सकते हैं, इस जिसको कहा जाता है लेग्यून। लेकिन अटोल के अंदर क्या होता है, ये जो अपने घोड़े की जो नाल होती है
पैरों के अंदर जो लोहे की जो एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर लगाई जाती है, वो इस टाइप की होती है। ठीक है, इसको कहा जाता है घोड़े की नाल। और अपन ने जब देखा, अपन कहीं मेलों के अंदर या कैसे धार्मिक स्थानों पे जाते हैं तो वहां पे कुछ संत वगैरह बैठे हुए होते हैं बहुत सारी अंगूठियां लेके, या कुछ ऐसे व्यक्ति बैठे हुए होते हैं और एक माइक के अंदर बोलते हैं कि काले घोड़े की नाल से बनी हुई अंगूठियां ले लो, नंजर बस से बचाती है, आपके क्या बोलते हैं कि घर में आमदनी होगी वगैरह वगैरह। वो सभी किसकी बनी होती है? घोड़े की नाल। इसी प्रकार से ये इसकी आकार, अटोल का जो आकार होता है वो भी इस प्रकार का होता है, लेकिन कहीं कहीं पे रेगिस्तान होते हैं। ठीक है, और इन अटोल के ऊपर यहाँ पे ये समुद्री तल से ऊपर की तरफ होते हैं, जहां पे कुछ वनस्पतियां ग्रो कर जाती है, छोटे छोटे द्वीप या छोटे छोटे टापू बन जाते हैं। ऐसे ही बैरियर के अंदर भी ऐसे टापू बन जाते हैं और छोटी छोटी पहाड़ियां बनकर यहाँ पे अच्छी डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाती है। जो एक ये सभी जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए सिलेंटेट्रा का एक एनिमल होता है। सिलेंटेट्रा फाइलम का एक एनिमल होता है जिसको अपन परवाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कोरल्स के नाम से या मुक्ता के नाम से इनको जाना जाता है। ये प्रभेद के नाम से जानते हैं इनको। ये प्रभेद क्या करते हैं? लगभग 10 mm से इनकी साइज होती है 15 सेंटीमीटर तक, और इनका जो व्यास होता है वो 1 सेंटीमीटर तक का इनका व्यास होता है। ये एनिमल क्या करते हैं? अपनी बॉडी से क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं। और ये एक्वाटिक एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वाटिक एनिमल होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं। और एक के ऊपर अब बात करते हैं अपन की सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सर कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं, इनके आकार होता है 15 सेंटीमीटर, व्यास होता है 1 सेंटीमीटर। तो सर इस प्रकार से ये क्षेत्र कैसे बन जाते हैं? अटोल, बैरियर या फिंगरलिंग्स क्षेत्र कैसे बन जाते हैं? तो अपन जब भी बात करते हैं कोरल रीफ्स की, तो इनका जो सिक्रेशन करने वाले जो प्रभेद या जो निप्स होते हैं, हाँ सॉरी निप्स कहा जाता है इनको, या पोलिप, निप्स या पोलिप जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉलोनियल होते हैं। कैसे होते हैं? कॉलोनियल, यानी कि ये कॉलोनी के अंदर या एक समूह बनाकर रहते हैं, और समूह बनाकर रहने से इनके जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो ये सिक्रेशन करते हैं, उस वक्त ये कॉलोनी के अंदर होते हैं। और इनका आकार देखो कितना होता है? 10 mm से 15 सेंटीमीटर तक का होता है, और आपस में समूह बनाकर रहते हैं। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं तो इनका जो बाह्य एक्सोस्केलेटन जो होता है ये आपस में जुड़ने लगता है, और एक के ऊपर एक ऐसे जुड़ने से ये धीरे धीरे समुद्र तल से समुद्र की सतह पर आना स्टार्ट हो जाता है, और छोटे छोटे टापू के रूप में फिंगरलिंग्स, झालरदार युक्त कोरल रीफ्स का निर्माण करते हैं, बैरियर्स का और अटोल्स का। इस प्रकार से ये इनका निर्माण करते जाते हैं। तो बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ कोरल्स पॉलिप। तो इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जब देते हैं कोरल रीफ्स का, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा कि ये सिलेंटेट्रा फाइलम के, या अपन कहे संघ सिलेंटेट्रा, मेरे को पता नहीं था, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि फाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं, इसलिए मैं देख रहा था। तो फाइलम को हिंदी में कहते हैं संघ। ठीक है, संघ सिलेंटेट्रा के कुछ प्राणी अपने देह से कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं, जो कोरल रीफ्स का निर्माण करती है। और ये जो संघ सिलेंटेट्रा के जो एनिमल होते हैं वो हमेशा कॉलोनी में या समूह बनाकर रहते हैं। ठीक है, समूह बनाकर रहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं, जो आपस में जुड़ते हुए बाह्य कंकाल के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं। और ये जो इनका बाह्य कंकाल जो होता है ये आपस में जुड़कर छोटे छोटे टापू के रूप में समुद्री सतह पर आ जाता है, और वही
कहलाता है कोरल रीफ्स, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनका जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होता है वो होता है भवन निर्माण में, सीमेंट निर्माण में, और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे कि अपन बात करते हैं कि कुछ मिस्र के अंदर पाए जाने वाले ऐसे पिरामिड्स हैं जो किसके बने हुए होते हैं, बने हुए हैं कोरल रीफ्स के, और इनकी आज भी अपन उनको देखते हैं तो उनकी ऐसी अपन को इस प्रकार से दिखाई देते हैं कि वो अभी कुछ ही सालों में, या अपन कहे कि 2 या 3 सालों में ही बने हुए हैं, क्योंकि जो कोरल रीफ्स के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन होता है वो सिलेंटेट्रा के एनिमल पॉलिप, कोरल पॉलिप के द्वारा सिक्रेट होता है, और इसके अंदर इसका प्रेजेंट होता है सलाइवा। इस सलाइवा के कारण इनकी जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, प्योरली होती है, जिससे अपन को लगता है कि ये अभी कुछ ही दिनों में बना है, यानी कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार की अलग से रिएक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ कोरल्स पॉलिप। स्ट्रक्चर ऑफ कोरल पॉलिप्स के अंदर अपन जब बात करते हैं तो पॉलिप के अंदर अभी मैंने बताया है कि इनका आकार कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके स्ट्रक्चर ऑफ कोरल्स के अंदर लिखते हैं कि जो कोरल्स जो होते हैं ये संघ सिलेंटेट्रा का प्राणी है, जिसके अंदर जो कॉलोनियल प्राणी है इनका जो आकार होता है वो होता है 10 mm, और इनका जो व्यास होता है, पैरामीटर्स जो होता है वो कितना होता है 1 से 3 मिलीमीटर। ठीक है, mm। ये तो हो गया कॉलोनियल रहने वाले एनिमल्स। और जो एकल कोरल्स जो होते हैं, जो कॉलोनी के अंदर नहीं पाए जाते हैं, और उनको कहा जाता है सिंगल कोरल। ये आकार में बड़े होते हैं और उनका जो व्यास होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका ये स्ट्रक्चर ऑफ कोरल पॉलिप्स के अंदर अपन ने देखा कि 2 प्रकार के होते हैं। तो कॉलोनियल कोरल्स जो होते हैं वो 10 mm होता है, उनका व्यास जो होता है, डायमीटर जो होता है वो कितना होता है 1 से 3 mm का होता है। लेकिन सिंगल कोरल जो एकल कोरल जो होते हैं वो कितने होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, और इनका जो व्यास होता है, डायमीटर जो होता है वो 25 सेंटीमीटर तक का इनका डायमीटर होता है। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। इनके स्ट्रक्चर के अंदर पाए ये जो कोरल्स जो होते हैं वो अपने बेस या बेसल सरफेस से बेसल सरफेस से किसका सिक्रेशन करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं। इनके अंदर मुख के अंदर पाई जाती है, सॉरी एक मिनट देखना पड़ेगा मेरे को, टेंटिकल्स। टेंटिकल्स अपन बात करते हैं, जो हाइड्रा की अपन बात करते हैं। टेंटिकल्स किसे कहते हैं? ठीक है, तो टेंटिकल्स जो होते हैं, ये देखो ये हाइड्रा है और हाइड्रा का ये है यहाँ पे माउथ, और इस माउथ के चारों तरफ लगे होते हैं स्पर्शक। क्या लगे होते हैं? स्पर्शक, जिनको कहा जाता है टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स यहाँ पे कोरल्स के अंदर भी ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन वर्क जो होता है, अब देखिए यहाँ पे इन टेंटिकल्स, ये अपन क्या कह रहे हैं इनको हिंदी में, स्पर्शक।
स्पर्शक का मतलब होता है कि किसी एनिमल को स्पर्श करके या उसको होल्ड करके कहां तक पहुंचाना, माउथ तक पहुंचाना। तो इन टेंटिकल्स का यही वर्क होता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कोरल्स की, तो कोरल्स के अंदर भी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और साथ ही होती है फेरिंग्स। कोरल्स के अंदर क्या पाई जाती है, टेंटिकल्स के साथ ही इनके अंदर पाई जाती है फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर पाए जाने वाली जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो होती है जिनको कहा जाता है फेरिंग्स ग्रुप, क्या कहा जाता है, इनका अभाव होता है इनके अंदर। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि कॉलोनियल एनिमल्स 10 mm का होता है और इसका डायमीटर होता है 1 से 3 mm, लेकिन सिंगल कोरल्स जो होता है वो आकार में बड़ा होता है, लगभग 10 to 30 सेंटीमीटर, और इनका व्यास भी जो होता है, डायमीटर जो होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है। साथ ही साथ अब इनका जो इनके माउथ के अंदर पाए जाने वाले स्पर्शक जो होते हैं वो इनके अंदर कैल्शियम सॉरी प्रे को पहुंचाने का वर्क करते हैं, इनके अंदर फूड को इनके माउथ में डालने का काम करते हैं। साथ ही इनमें पाई जाती है फेरिंग्स, लेकिन फेरिंग्स के अंदर जो फेरिंग्स या अपन घर्षणी खांच जिन्हें कहते हैं, फेरिंग्स ग्रू जो इन्हें कहते हैं, उनका अभाव इनके अंदर पाया जाता है। ये हो गई स्ट्रक्चर ऑफ कोरल पॉलिप्स के। यहाँ पे कुछ इनके अंदर मुख में पालियां पाई जाती है जिनको कहा जाता है दंश कोशिकाएं। क्या कहा जाता है, दंश कोशिकाएं कहा जाता है। ये दंश कोशिकाओं का जो इनमें वर्क होता है, दंश कोशिकाएं, दंश कोशिकाएं कहां पाई जाती है, टेंटिकल्स के पास इनके माउथ में। ये दंश कोशिकाएं क्या करती है, आपने हाँ यहां हाइड्रा है, अपन हाइड्रा से बात करते हैं। हाइड्रा के अंदर पाया जाता है यहाँ पे टेंटिकल्स, और ये टेंटिकल्स क्या करते हैं, एनिमल को होल्ड करने का काम करते हैं। और जैसे ही होल्ड करते हैं यहाँ पे कुछ सकर्स लगे हुए होते हैं जो इनके अंदर ये इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, इनके अंदर एक केमिकल प्रोवाइड करवाते हैं जो क्या करता है, दंश सेल्स पाई जाती है, वो दंश सेल इनके अंदर एक टॉक्सिक पदार्थ इंजेक्ट करता है जिससे पैरालिसिस हो जाता है। जो प्रे होता है वो पैरालिसिस होता है, और दंश कोशिकाओं का भी यही वर्क होता है। दंश कोशिका मतलब यहाँ देखिए दंश मतलब कि किसी के ऐसी सेल्स जो किसी को काट के उसके अंदर कुछ इंजेक्ट कर रही है। जैसे कि अपन बात करते हैं सर्प या स्नेक जो होता है वो क्या करता है, अपन सामान्यतः काट लेता है तो अपन क्या कहते हैं कि डस लिया। जो शब्द जो होता है वो दंश से लिया गया है, यानी कि उसके अंदर कुछ ऐसी सेल्स जो होती है जिसके अंदर टॉक्सिक केमिकल होता है, और ये टॉक्सिक पदार्थ या टॉक्सिक रसायन जिस एनिमल में जाता है उसको पैरालिसिस कर देता है। जिस प्रकार पैरालिसिस होने के बाद उस एनिमल को ये क्या करते हैं, इंजेक्ट कर जाते हैं, फूड के रूप में ग्रहण कर जाते हैं। तो जो कोरल्स जो होता है ये कैसा होता है, रात्रिचर, रात को भोजन करने के लिए होता है। और इसकी जो मेन अपन बात करते हैं कोरल रीफ्स के अंदर, कोरल रीफ्स, तो कोरल रीफ्स के अंदर जैसे कि अपन बात करते हैं यहाँ पे कुछ ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कोरल्स। अब देखिए यहाँ पे ये कोरल्स का ग्रुप है और ये किसका सिक्रेशन कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब कैल्शियम कार्बोनेट का जैसे सिक्रेशन करेगा तो अब ये कॉलोनी के अंदर है, अपने क्या कहा, ग्रुप्स या कॉलोनी, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करेगा तो इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी एनिमल है उनका कैल्शियम कार्बोनेट आपस में चिपक जाएगा, जिससे एनिमल क्या होगा, उसके अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसकी सतह पर दूसरे कोरल्स होंगे। ठीक है, तो इसकी सतह पे दूसरे कोरल्स होंगे, वो क्या करेंगे, फिर कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करेंगे। ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सतह बनती जाती है और कोरल रीफ्स का निर्माण होता जाता है।
ठीक है। तो क्या करते हैं, ये कोरल्स जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, सतह के ऊपर, कोरल रीफ्स की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है। अब दूसरी जो बात है वो है कि ये रात्रिचर होते हैं। कैसे होते हैं, रात्रिचर यानी कि रात के समय में ये भोजन ग्रहण करते हैं। और जो कोरल्स भोजन ग्रहण नहीं करते वो कैसे दिखाई देते हैं, अगर जो इनएक्टिव है यानी कि रात के समय भोजन ग्रहण नहीं कर रहे, वो प्यालेनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो रात के समय जब भोजन ग्रहण नहीं करते उस वक्त वो करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट। ठीक है। और वो कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हुए प्यालेनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ठीक है। इसीलिए वो अपन को कैसे दिखाई देते हैं, प्यालेनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं। हकीकत में वो उस समय कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल का निर्माण करते हुए करते रहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अपन स्केलेटन और एक्सोस्केलेटन या कोरल स्केलेटन। कोरल स्केलेटन, कोरल स्केलेटन के अंदर अपन बात करते हैं सिंगल कोरल की। तो इनके द्वारा जो सीक्रेट किया जाता है कोरल, वो कैसा होता है, वो कहलाता है केरालाइट। क्या कहलाता है, केरालाइट कहलाता है, कोरलाइट या केरालाइट कहलाता है। किसके द्वारा, सिंगल कोरल के बेसल सरफेस से कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन होता है, जिसे केरालाइट कहा जाता है। ठीक है। ये केरालाइट पैलेनुमा स्ट्रक्चर बनाए के समान दिखाई देता है। और ये जो सिक्रेट किया जाता है वो सिक्रेट किया जाता है एपिडर्मिस सेल्स के द्वारा, जिसको कैलिकोब्लास्ट कोशिकाओं से स्रावित किया जाता है। ठीक है। तो केरालाइट जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो बेसल सरफेस से बेसल सरफेस यानी कि बेसल सरफेस के नीचे पाए जाने वाली अधिचरम कोशिकाओं के द्वारा, जिन्हें कहा जाता है कोरेलोब्लास्ट, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सेल्स के कोरेलोब्लास्ट से किसका निर्माण होता है, किसका सिक्रेशन होता है, कोरेलाइट का सिक्रेशन होता है। ये तो हो गई सिंगल कोरल्स की बात। ठीक है। अब बात करते हैं अपन कॉलोनियल कोरल्स की बात। तो कॉलोनियल कोरल्स या कॉलोनियल निवहई कोरल्स भी एपिडर्मिस की केरोलोब्लास्ट से ही उनका कैरोलाइट्स का निर्माण होता है, का सिक्रेशन होता है, जिसको कोरेलम या जिसको क्या कहा जाता है, कोरेलम कहा जाता है। कोरेलम क्यों, क्योंकि कॉलोनियल कोरल्स के अंदर जब किसी एक ऑर्गेनिज्म सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोरल्स का सिक्रेशन किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन किया जाता है, तो इस सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का जो सिक्रेशन किया जाता है वो सेकंड ऑर्गेनिज्म के कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जुड़ जाता है और कोरेलम का निर्माण करता है। किसका करता है, कोरेलम का निर्माण करता है, जिसको संयुक्त रूप से कोरेलम कहा जाता है। और ये सभी ऑर्गेनिज्म कॉलोनियल कोरल्स के कैल्शियम कार्बोनेट आपस में जुड़कर पैलेनुमा स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं, और ये धीरे धीरे जुड़कर कोरेलम पार्ट का निर्माण करते हैं। आगे जो अपन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट इनके एपिडर्मिस की कोरेलोब्लास्ट सेल्स के द्वारा किस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट होता है, और इसके लिए उनके अंदर किस प्रकार कौन सी सेल इनको एक्टिव करती है,
दूसरा कि ये किस समय भोजन ग्रहण करते हैं और किस समय कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं, इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है कोरल्स का, ये सभी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर ही ये अपना जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपना कोरल रीफ्स की जो क्लास है वो फर्स्ट क्लास है, या अपन कहे कि वीडियो फर्स्ट है। ठीक है, किसका, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स का वीडियो फर्स्ट है। और अपन सेकंड जो इसका जो पार्ट सेकंड आएगा P2 आएगा, अपन पार्ट से इसको P1 में आज अपन इसका इंट्रोडक्शन देगा और किस प्रकार से सिंगल कोरल्स क्या होते हैं, कॉलोनियल कोरल्स क्या होता है, इनमें डिफरेंस देखा, इनका जो डायमीटर्स होता है वो किस प्रकार से इनमें अलग अलग होता है वो भी अपन ने डिस्कस किया। अब अपन जो बात करेंगे वो करेंगे कि इनके अंदर जो सिंगल कोरल्स के अंदर जो केरलाइट्स का सिक्रेशन होता है वो इनके एपिडर्मिस से किस प्रकार से होता है, कॉलोनियल से इनके जो एपिडर्मिस का सिक्रेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, और ये किस प्रकार से कोरेलम का निर्माण करते हैं। कोरेलम कितने टाइप का होता है, किस जो फिंगरलिंग या झालरदार कोरल्स जो होती है वो सतह पर कहाँ पे पाई जाती है, कितने क्षेत्र में वो फैली हुई होती है, समुद्र की गहराई में कहाँ तक होती है। ऐसे ही जो सेकंड है बेरियर कोरल रीफ्स, तो बेरियर कोरल रीफ्स के अंदर वो झालरदार जो कोरल रीफ्स होती है उसके आगे कहाँ तक फैली हुई होती है, उसका क्षेत्र कितना बड़ा होता है, उसके अंदर लेग्यून का क्या कार्य है और उसको बेरियर क्यों कहा जाता है। ऐसे ही अपन बात करते हैं तीसरे कोरल रीफ्स की जिसे अटोल के नाम से जाना जाता है। अटोल के अंदर पाए जाने वाले कोरल रीफ्स को अटोल क्यों कहा जाता है, उसका आकार किस टाइप का होता है। तो आकार की अपन ने जब स्टार्टिंग में बात किया था और अटोल शब्द जब अपने सामने आया था तो मैंने कहा था कि अटोल कोरल रीफ्स का जो आकार होता है वो घोड़े की नाल के समान होता है और उसके बीच में भी लेग्यूम क्षेत्र होता है जिसके अंदर जलयान चल सकते हैं, और साथ ही साथ अटोल के अंदर रिक्त स्थान छोड़ते हुए या जगह जगह पे स्पेस छोड़ते हुए कोरल रीफ्स का निर्माण होता है, जहां से समुद्र के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए रास्ते भी उपलब्ध होते हैं। साथ ही इनका जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने कोरल्स का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या होता है, कहाँ पे इनको यूज में लिया जाता है, ये जो सभी डिस्कशन है वो अपन किस में करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर या P2 के अंदर करेंगे। ये आज जो अपन बात कर रहे हैं वो यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट अब इसके साथ ही अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो खांसी जुकाम लगना नॉर्मल बात है, और इसी जुकाम में अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो ये कुछ हद तक बढ़ सकती है, और वही जैसे ही किसी संक्रमित या कोविड संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आओगे आप जल्दी ही उससे इफेक्टेड हो सकते हो। इसीलिए सेफ रहिए और सर्दी से बचकर रहिए। ठीक है, धन्यवाद।